हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2023 के एनटीए नेट के पेपर को। दोस्तों, ये पेपर केवल एक शिफ्ट में हुआ था और ये जो पेपर है इसके लेवल की अगर हम बात करें तो ये मॉडरेट लेवल का था। इसमें 4-5 क्वेश्चंस ही ऐसे थे जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे या फिर ऐसे क्वेश्चंस थे जो लगभग सभी के गलत हुए होंगे या मैक्सिमम ने तुक्के उसमें लगाए होंगे। 95 क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थे और 95 में से अगर मैं बात करूं, अगर आप 70 के आसपास है या 65 टू 70 क्वेश्चंस के अगर आप आसपास हैं तो आपका स्कोर ठीक है, अच्छा है आपका स्कोर। और इसमें आपका जेआरएफ हो जाना चाहिए अगर आपका पेपर 1 भी 25 से 30 क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं। ठीक है, तो लेवल इसका मॉडरेट था और क्वेश्चंस को हम साथ ही साथ डिस्कस करते जाएंगे। कहाँ से क्वेश्चन आए थे, कैसे उसको अटेम्प्ट करना था, उसका पूरा तरीका आपको बताऊंगा। क्वेश्चन पेपर ये बायलिंगुअल नहीं है, इसके कुछ क्वेश्चन हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मैं दोनों को बायलिंगुअल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, अगर आप जून 2024 के लिए एनटीए नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन के ऊपर 24 का बैच जून 2024 का बैच अवेलेबल है। आप आज ही क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अभी ये 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक स्पेशल ऑफर चला है, न्यू ईयर ऑफर चला है कोर्स में, जिसमें आपको 50% से ज़्यादा ऑफ मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स की अगर मैं बात करूं तो कोर्स के अंदर कंप्लीट 10 यूनिट्स को कवर किया गया है। और एक बात बार बार उठ रही है या फिर लोगों के बीच बार बार एक आप कह सकते हैं पिक्चर या फोटो शेयर किया जा रहा है कि एनटीए सिलेबस को चेंज करने वाला है, यूजीसी अपना सिलेबस चेंज करने वाला है। तो ये पॉसिबिलिटी है, जून में सिलेबस अपडेट हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन चांस थोड़े कम है क्योंकि 6 महीने पहले ही नेट का सिलेबस अपडेट हो जाता है। लेकिन ये पॉसिबल है कि ये 100% पॉसिबल है कि दिसंबर 2024 के लिए नेट का सिलेबस चेंज होगा या फिर आप कह सकते हैं अपडेट होगा। तो इसलिए जो अभी तक प्रिपरेशन कर रहे थे और पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग जिन्होंने स्टडी की थी, जून में उनके लिए एक गोल्डन चांस है पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर वो क्रैक करना चाहते हैं नेट जेआरएफ। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करूंगा। और अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, क्वेश्चन को अंदर तक आप समझना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को आप देखें। अगर आप क्वेश्चन पेपर को ही देखना चाहते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, आप खुद इसको स्टडी करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं पेपर को। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन मैच करने के लिए आया था यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन विद द ईयर इट वाज एस्टैब्लिश्ड। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, सारे के सारे क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन जो मेरे हैं 5000 वहाँ से ये आए हैं। जितने भी फैक्ट्स हैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन केवल और केवल 5000 1 लाइनर से आए हैं। ये आप इसको चेक कर सकते हैं 1 लाइनर क्वेश्चंस में जिन्होंने परचेज किया है। तो सबसे पहला यहाँ पे है एससीओ। एससीओ का गठन कब हुआ है? एससीओ का गठन हुआ है 2001 के अंदर। पिछली बार क्वेश्चन आया था कि भारत एससीओ का मेंबर कब बना था, वो 2017 में बना था। भारत और पाकिस्तान इकट्ठे बने थे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ब्रिक, पहले ब्रिक बना, उसके बाद ब्रिक्स बना। ठीक है, तो ब्रिक का जो गठन किया गया था ये किया गया था 2006 के अंदर। ब्रिक का गठन, हालांकि इसकी मीटिंग बाद में हुई लेकिन इसका गठन औपचारिक तौर पे 2006 से माना जाता है। अगला है आसियान। आसियान सभी को पता है, आसियान का गठन 1967 में किया गया था। और अब बचता है आपका ईईसी। ईईसी है यूरोपियन इकोनॉमिक
काउंसिल, तो ये 1957 में, जिसका आज का नाम क्या है, यूरोपियन यूनियन, तो इसका गठन 1957 में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इस बार की जो आंसर की दी है एनटीए ने वो काफ़ी सटीक दी है। यहाँ पे एक आध प्रश्न को छोड़ के किसी पर भी ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता है, आंसर की बिल्कुल एक्यूरेट है। अगला प्रश्न है असर्शन और रीजन से रिलेटेड। असर्शन में दिया है Contracting out and public-private partnership are now part of the reality of public service and decision making in many countries. Assertion कह रहा है कि जो ठेके पे दिए जाते हैं जॉब्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर दी जाती है जॉब्स, ये लगभग सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में देखा जा सकता है और ये एक प्रकार की रियलिटी बन गई है डिसीजन मेकिंग की कई देशों के अंदर। रीजन में दिया गया है देयर इज अ डाइवोर्स बिटवीन द कॉम्प्लेक्स रियलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एसोसिएटेड विद द गवर्नेंस एंड नॉर्मेटिव कोड्स यूज्ड टू एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई गवर्नमेंट। दोस्तों जब इस क्वेश्चन को आप देखोगे, असर्शन के अंदर बात क्या की गई है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी जितनी भी सर्विसेज है, जितने भी काम है, वो क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए जा रहे हैं और आउटसोर्स की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स। लेकिन रीजन के अंदर क्या बात किया जा रहा है, डिसीजन मेकिंग की ही बात की जा रही है। हालांकि यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे जॉब्स की कॉन्ट्रैक्टिंग आउट की बात नहीं की जा रही है, यानी दोनों यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे रीजन इसका ये सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, The book Capitalism, Socialism and Democracy is authored by Capitalism, Socialism and Democracy। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, जोसेफ शुम्पीटर ने ये किताब लिखी है। Which of the following is a right characteristic of the composition of Public Account Committee? Public Account Committee जो होती है, लोक उपक्रम जो कमेटी होती है, लोक लेखा समिति जो होती है, लोक लेखा समिति, उसके बारे में आपने बताना है। पब्लिक अकाउंट कमेटी इज कंपोज्ड ऑफ ओनली लोकसभा मेंबर, बिल्कुल गलत है। ये कह रहा है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी केवल लोकसभा से बनती है, नहीं, लोकसभा से भी और राज्यसभा दोनों के सदस्य इसमें होते हैं 15-7 की रेशो में, जहाँ पे 15 सदस्य लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, तो पहला तो गलत है। दूसरा, पब्लिक अकाउंट कमेटी इज एन एनुअली इलेक्टेड बॉडी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉलोड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट करेक्टरिस्टिक। राइट करेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पे बतानी है, तो ये बिल्कुल सही है। जो लोक लेखा समिति होती है ये हर साल गठित की जाती है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इसमें अपनाया जाता है। अगला है पब्लिक अकाउंट कमेटी इज कंपोज्ड ऑफ 30 मेंबर, बिल्कुल गलत, ये पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसमें 22 सदस्य होते हैं, ना कि 30। 9 मेंबर कैन बी री इलेक्टेड टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो री इलेक्ट भी हो सकते हैं, ये भी गलत है। दैट्स मीन ऑप्शन 2, केवल ऑप्शन 2 सही है। Aristotle criticized popular rule on the ground that masses would resent the wealth of the few and too easily fall under the sway of the following। अरस्तु के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि पॉपुलर रूल यानी लोकतंत्र की आलोचना अरस्तु ने की है, क्योंकि किस ग्राउंड पे की है, एरिस्टोटल ने पॉपुलर गवर्नमेंट की या फिर पॉपुलर रूल की आलोचना इस ग्राउंड पे की है कि जो मासिस है, जो आम जनता है, ये आम जनता क्या है, जो कम की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर, मतलब जो आपके थोड़े बहुत पूंजीपति होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को क्या है, ये एक्वायर कर लेते हैं, छीन लेते हैं और ये किसके अंडर चले जाते हैं, ये चले जाते हैं डेमागोग के अंडर। डेमागोग का मतलब यहाँ पे होता है
एक ऐसा तानाशाह जो पब्लिक में से निकल के आता है, ठीक है। तो भीड़ तंत्र आप इसको कह सकते हैं। पॉपुलर रूल की आलोचना इसलिए की गई है क्योंकि पॉपुलर रूल क्या है, एक डेमागोग के अंदर, एक ऐसे तानाशाह के अंदर आ जाती है जो लोगों में से चुनकर या फिर निकलकर आता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही है। अरेंज द फॉलोइंग इन अ सीक्वेंस दैट हिस्टोरिकली एंड कॉन्सेप्चुअली प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी को आपने क्रम में लगाना है, सिविल सोसाइटी का विकास कैसे हुआ है। और सिविल सोसाइटी का विकास, ये जब हम एंड ऑफ हिस्ट्री पढ़ते हैं फ्रांसिस फुकुयामा की, जो कि वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड भी की है, तो वहाँ से भी ये कवर हो जाता है। हीगल की फिलॉसफी जब हम पढ़ते हैं सिविल सोसाइटी की, वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा, और ग्रामशी से भी आपको क्लियर हो जाएगा। इसका एक्चुअल क्रम क्या है? इसका एक्चुअल क्रम होता है सिविल सोसाइटी। सबसे पहले देखिए, सिविल सोसाइटी इज वन अमंग मैनी स्फेयर ऑफ द लार्जर सोसाइटी अलोंग विद द फैमिली, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, फैमिली, ठीक है। सबसे पहले फैमिली आती है, फैमिली के बाद इकोनॉमी के आधार पे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है फैमिलीज, ठीक है। और उसके द्वारा क्या है, एक दूसरे की जो इकोनॉमिक नीड होती है उसको पूरा करने के लिए क्या है, सिविल सोसाइटी का गठन होता है। तो ये पहला क्रम है। दूसरा, अगर इसका आप क्रम देखेंगे, दूसरे नंबर पे आ जाता है, इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ कोलेक्टिव एंटिटी दैट स्प्रिंग्स फ्रॉम सोसाइटी एंड एग्जिस्ट फॉर स्पेसिफिक एंड लिमिटेड पर्पज। तो जैसे हीगल ने और फ्रांसिस फुकुयामा ने भी कहा है, जो सिविल सोसाइटी होती है, सिविल सोसाइटी क्या होती है, इनका लिमिटेड पर्पज होता है। ये क्या है, स्वार्थवश जुड़ते हैं, क्योंकि एक फैमिली सारी चीज़ें पूरी नहीं कर सकती है, इसलिए दूसरी फैमिलीज के ऊपर यानी सिविल सोसाइटी के ऊपर इनको डिपेंड होना पड़ता है। तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। और तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा ऑप्शन ई। द फर्स्ट आर्टिकुलेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट took place in 17th and 18th century in यूरोप। 17वीं और 18वीं शताब्दी में सबसे पहले सिविल सोसाइटी की बात होती है, और इसमें जॉन लॉक प्रमुख थे। तो अगला जॉन लॉक से ही रिलेटेड यहाँ पे आपका होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो 17वीं 18वीं शताब्दी में किसने, ऑप्शन बी। द कॉन्सेप्ट वाज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबरलिज्म दैट अरोज विद द जॉन लॉक एंड वाज सेलिब्रेटेड बाय स्कॉटिश एनलाइटनमेंट। और सबसे लास्ट में आ जाएगा ऑप्शन डी। द कॉन्सेप्ट फाउंड अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन द राइटिंग ऑफ हीगल एंड कार्ल मार्क्स इन 19th सेंचुरी। तो ऐसे भी आप इसका आइडिया लगा सकते हैं, 17वीं 18वीं शताब्दी, उसके बाद आपका जॉन लॉक, फिर 19वीं शताब्दी। तो इसका क्रम थोड़ा ये ईजी था अगर इसको अच्छे से आपने पढ़ा होगा। विच ईयर डिड प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह विजिट चाइना? प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने वर्ष 2008 में चाइना का विजिट किया था। इंडियन फॉरेन पॉलिसी से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यह किसने कहा था कि धर्म मनु की राज व्यवस्था का वास्तविक मानदंड है? ऐसे ही आपको 3 से 4 क्वेश्चंस और मिलेंगे जिसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं आता इसका आंसर। तो आप आंख बंद करके कोई भी तुक्का लगा के आ सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सत्यमित्र दुबे। अगला क्वेश्चन है, विच इवेंट लेड जॉर्ज डब्ल्यू बुश टू ट्रांसफॉर्म हिज फॉरेन पॉलिसी इनटू वन ऑफ ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन एंड इंटरवेंशनिज्म? देखिए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश वर्ष 2001 के अंदर इन्होंने फॉरेन पॉलिसी में चेंज किया था और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी, वॉर ऑन टेररिज्म। तो वॉर ऑन टेररिज्म ये था 9/11/2001 का जो हमला था, 9 सितंबर नहीं, 11 सितंबर 2001 का जो आतंकवादी हमला था अमेरिका के ऊपर, इसकी वजह से इन्होंने क्या है, वॉर ऑन टेररिज्म या फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंज किया था। तो ऑप्शन बी इज राइट।
यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल था। अब देखिए यहाँ पे प्रिज्मेटिक सोसाइटी का ही अगर आपको पता होगा, ज़्यादा आपको नहीं पता होगा, फिर भी आप इसका आंसर कर सकते थे। एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्री, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी की बात किसने की है? फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने। तो यहाँ पे ए का 3 यहाँ पे 2 जगह है, ठीक है, इन 2 में से एक हो सकता है। आगे इसको लेके चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के साथ कौन जुड़ा है? ये भी बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट सिलेबस से ही यहाँ पे चक लिया है। सिलेबस के अंदर भी इस तरीके से दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, आगे हर्बर्ट साइमन, ठीक है। तो आई होप आपका इसका आंसर आपको मिल गया होगा। ऑप्शन 3 इसका सही है। और द डायनेमिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गाइडलाइन ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मेशन इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये जो किताब है, ये किताब लिखी है गेराल्ड डी कैडन ने। और लास्ट में बचता है द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, एल्टन मेयो की। और बहुत ही इजी तरीके से आप इसका आंसर दे सकते थे, ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन से तर्क दक्षिणपंथी बलों से संबंधित हो सकते हैं? दक्षिणपंथी बलों से संबंधित मतलब राइट विंग पॉलिटिक्स, या फिर आप कंजर्वेटिज्म भी बोल सकते हैं। जो दक्षिणपंथ या फिर अनुदारवाद जो आपके सिलेबस में लगा है, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है, कंजर्वेटिज्म से। तो कंजर्वेटिज्म के साथ कौन कौन जुड़े हैं वो देखते हैं। सबसे पहले, क्या लोग असमान अवसरों के कारण नहीं बल्कि स्वयं की पसंद के कारण गरीब है? तो जब कंजर्वेटिज्म की हम बात करते हैं तो कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि लोग अमीर और गरीब किस वजह से होते हैं? अपनी योग्यताओं की वजह से अमीर या गरीब होते हैं। इसका सरकार के ऊपर दोष आपको नहीं थोपना चाहिए कि आप गरीब है या अमीर है। तो ये कंजर्वेटिज्म की सोच है जिसका विरोध आगे लिबरलिज्म ने किया था। ऑप्शन बी, यदि हम ऑप्शन बी है, यदि हम गरीबों में धन का पुनर्वितरण करते हैं तो क्या इससे असमान परिस्थितियों के पीड़ितों को मदद मिल सकती है? ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यदि हम गरीबों में धन का पुनर्वितरण करते हैं तो क्या इससे असमान परिस्थितियों के पीड़ितों को मदद मिल सकती है? ये क्वेश्चन किसने अराइज किया था? ये किया था कल्याणकारी स्टेट या फिर पॉजिटिव लिबरलिज्म ने ये किया था। तो ये पॉजिटिव लिबरलिज्म से जुड़ा है, ना कि कंजर्वेटिज्म से। अगला, क्या कल्याणकारी राज्यों ने गरीबों को अपने वचन को दूर करने और समाज में भागीदारी करने में मदद की है? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन भी कल्याणकारी राज्य से रिलेटेड है। अगला, क्या कल्याणकारी राज्य ने गरीबी के जाल में फंसे कल्याणकारी आश्रितों का एक वर्ग सृजित किया है? ये बात भी यहाँ पे लिबरलिज्म के साथ रिलेट होती है। ऑप्शन ई, गरीबी, आवासहीनता, हाई स्कूल ड्रॉप आउट दरों आदि जैसी सामाजिक रुग्णताओं के स्रोत इतने जटिल है कि यदि राज्य उनका समाधान करने का प्रयास करता है तो वह धीरे धीरे विफल हो जाता है तथा समस्या और अधिक बढ़ जाती है। तो ये भी एक प्रकार की रूढ़िवादी सोच है कि राज्य जितना मर्जी कोशिश कर ले, ये जो गरीबी है, ये जो ड्रॉप आउट है, ये जो सामाजिक रुग्णताएं हैं, सामाजिक जो कुरीतियां हैं, ये ख़त्म नहीं की जा सकती। अगर करने की कोशिश करेगा राज्य तो राज्य विफल हो जाएगा। तो ये रूढ़िवादी यहाँ पे तर्क है। तो ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन बी इसका सही होगा। ए डी और ई इसका सही है, जो कि किससे जुड़ा हुआ है? कंजर्वेटिज्म से। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से भारत के कौन से उपराष्ट्रपति बाद में देश के राष्ट्रपति बने? बहुत ही डायरेक्ट है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये पहले उपराष्ट्रपति थे जो कि हमारे राष्ट्रपति बने। उसके बाद वीवी गिरी, शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमन। लेकिन इनमें से वीडी जत्ती उपराष्ट्रपति तो थे लेकिन ये राष्ट्रपति नहीं बने। दैट्स मीन ए बी ई इज राइट। ए बी ई इज राइट। ऑप्शन ए इज A B C E, A B
सी ई, मात्र डी नहीं है जो कि राष्ट्रपति नहीं बने हैं। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। 1980 के दशक में भारत में बाजार अनुकूल एवं व्यवसाय अनुकूल राज्य हस्तक्षेप के मध्य अतुल कोहली के द्वारा किए गए विभेद के संदर्भ में सही कथन को ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, आपको अतुल कोहली के बारे में पता होना चाहिए, रजनी कोठारी, मायरन विनर, ऑस्टिन, श्रीनिवासन, बहुत से ऐसे थिंकर है, मॉडर्न थिंकर है जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए या फिर आपको उनको पढ़ना चाहिए। तो मॉडर्न जितने भी थिंकर हैं, रजनी कोठारी से लेकर, मायरन विनर से लेकर, ऑस्टिन से लेकर, लगभग सभी की PDF नोट्स मैंने तैयार किए हैं। आप क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। इस पे भी अभी 50% ऑफ चला हुआ है। तो मेजर 30 जो आपके थिंकर्स है वो उसमें कवर होते हैं, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अतुल कोहली के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि 1980 के दशक में भारत में बाजार अनुकूल एवं व्यवसाय अनुकूल राज्य हस्तक्षेप के मध्य अतुल कोहली के द्वारा किए गए विभेद के संदर्भ में सही कथन आपने बताना है। तो सबसे पहला देखिए, व्यवसाय अनुकूल कार्यनीति मुख्यतः स्थापित उत्पादकों को सहायता देगी। 1980 के दशक की बात हो रही है अतुल कोहली के द्वारा, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन के अनुकूल अगर आप कार्यनीति बनाते हैं तो उससे क्या है, जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं उनको लाभ मिलेगा। और ये रिफॉर्म की बात अतुल कोहली ने की थी, बिल्कुल सही है। अगला है, व्यवसाय अनुकूल कार्यनीति नए प्रवेश को प्रतियोगियों एवं ग्राहकों को सहायता करती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये इसका ऑपोजिट हो गया, उत्पादकों को सहायता करती है, ग्राहकों को सहायता नहीं करती है। ये दैट्स मीन ऑप्शन 1 तो सही है, तो ऑप्शन बी सही नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी, बाजार अनुकूल कार्यनीति स्थापित उत्पादकों को सहायता पहुंचाती है। अब यहाँ पे बाजार अनुकूल और व्यवसाय अनुकूल दो अलग अलग चीज़ें हैं। मार्केट ओरिएंटेड और प्रोफेशन ओरिएंटेड। तो बाजार अनुकूलन की बात नहीं की है उन्होंने उत्पादकों के लिए, उन्होंने व्यवसाय अनुकूलन की बात की है। अगला, बाजार अनुकूलन कार्यनीति नए प्रवेशकों, प्रतियोगियों एवं ग्राहकों को सहायता पहुंचाती है। तो बहुत सिंपल यहाँ पे देखिए, अगर आपने अतुल कोहली को थोड़ा सा भी पढ़ा है, उनके रिफॉर्म के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते थे। उन्होंने व्यवसाय अनुकूल कार्यनीति स्थापित करने की बात की थी उत्पादकों के लिए, और बाजार अनुकूल कार्यनीति स्थापित करने की बात किसके लिए की थी, प्रतियोगी और ग्राहकों के लिए। ठीक है, व्यवसाय अनुकूलन किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए, और मार्केट ओरिएंटेड किसके लिए, जो कंज्यूमर आपके होते हैं, जो आपके प्रतियोगी होते हैं। दैट्स मीन ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 64, हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन 1925। ठीक है, 1925 यहाँ नहीं दिया है, 1924-25 के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने शुरू किया था, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने। हु अमंग द फॉलोइंग केम आउट विद एन इनोवेटिव आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। और ये डायरेक्ट सिलेबस से ही आपको चक्के के दे दिया है, क्योंकि सिलेबस के अंदर कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट दिया है और उसके साथ जुड़े हुए कौन है, कौन जुड़ी है, मेरी पार्कर फॉलेट। अरेंज द क्रोनोलॉजिकली इंडियाज एसोसिएशन विद द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपको बताना है इंडिया का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध। अब यहाँ पे देखिए, यूनाइटेड नेशन डेफिनेटली सबसे पहले होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की जो गठन हुआ है 1945 और आरंभिक सदस्य भारत इसका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, नेम 1955 से शुरू हो गया था, बांडुंग सम्मेलन 1961 में भारत इसका सदस्य बन गया था। उसके बाद देखिए आप G77, ये जब G77 जब नॉर्थ साउथ डायलॉग शुरू हुआ था 1980 के दशक में, तब ये बना 1980s के दशक में। और G20 तो आपका G20 का सदस्य भारत सबसे लास्ट में बना है। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा ACBD।
विच अमेंडमेंट ओवररोड द गोरखनाथ केस डिसाइडेड इन 1967। यानी गोलकनाथ केस जो आया था, गोलकनाथ केस को किसने ओवररोड किया या चेंज किया? तो ये था आपका 24th अमेंडमेंट। 24वां जो संवैधानिक संशोधन था उसने जो गोलकनाथ केस है, विच अमेंडमेंट ओवररोड द गोलकनाथ केस डिसाइडेड इन 1967, यानी ओवररोड किसको किया, कैसे किया? ये जो 24th अमेंडमेंट था। 24 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड था? ये रिलेटेड था कि राज्य के पास पावर है वो मूल अधिकारों या फिर पूरे संविधान में संशोधन कर सकता है, जो कि पहले के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कहा गया था कि ये पावर संसद के पास नहीं है, उसको यहाँ पे चेंज किया गया। तो ये 24th अमेंडमेंट को ओवररोड किया। फाइंड आउट द करेक्ट वन विद रिगार्ड टू कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्गुमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट के बारे में आपको बताना है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है रचनावादी, ठीक है। अब देखिए, रचनावाद को अगर आपने पढ़ा है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पढ़ा है, इंडियन पॉलिटिक्स के संदर्भ में पढ़ा है या फिर पॉलिटिकल थ्योरी में, रचनावाद क्या है? रचनावाद ये लिबरलिज्म का भी विरोध करता है, ये रियलिज्म का भी विरोध करता है, और ये क्या है? ऐसे रचनात्मक थॉट देता है जिससे कि जो कन्फ्लिक्ट है, आइडियोलॉजी के कन्फ्लिक्ट है, वो खत्म हो। जैसे रियलिज्म एक डायरेक्शन में जा रहा था, बोल रहा था कि युद्ध तो होके रहेगा, युद्ध तो अनिवार्य है, पावर बहुत ज़्यादा जरूरी है, सेल्फ इंटरेस्ट को बचाना जरूरी है। वहीं आइडियलिज्म क्या बोल रहा था? आइडियलिज्म बोल रहा था कि आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने पड़ेंगे, आपको अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है उसको स्थापित करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या है, ये दोनों क्या है, अलग अलग दिशा में जा रहे थे। इन दोनों के बीच क्या है, मेल जो कराया, समन्वय जो कराया है, वो किसने कराया है? कंस्ट्रक्टिविज्म ने। तो अब देखते हैं, यहाँ पे पूछा है कंस्ट्रक्टिविज्म आर्गुमेंट जो है डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के, वो आपको बताने हैं रचनात्मक कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्गुमेंट ट्रीट कल्चर एज समथिंग दैट इज ऑब्जेक्टेड एंड इनहेरिटेड। अब देखिए, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट कभी भी ऑब्जेक्टिव और इनहेरिटेड चीजों की बात नहीं करता है। अगर रचनावाद ये बोले कि कल्चर क्या है, कल्चर एक ऐसी चीज है जो ऑब्जेक्टिव है, इंडिया में जैसा कल्चर है वैसा अमेरिका में भी होगा, या फिर इंडिया के अंदर ही अगर आप बात करें तो नॉर्थ का जो कल्चर है, साउथ का कल्चर है, वो ऑब्जेक्टिव है, एक जैसा बनाना पड़ेगा। जैसे कि आज के टाइम में राइट विंग बात कर रहे हैं कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये क्या है? राइट विंग पॉलिटिक्स है, ये आपकी राइट विंग पॉलिटिक्स है। बट रचनावाद क्या बोलता है? रचनावाद इसके अगेंस्ट है, वो बोलता है सब्जेक्टिव है कल्चर, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सबका अपना अपना हो सकता है और सब में समन्वय जरूरी है। तो पहला गलत है। दूसरा, कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्गुमेंट स्टेट्स दैट कल्चर एग्जिस्ट प्रायर टू एंड रिमेन अनचेंज्ड बाय पॉलिटिकल इंटरैक्शन। अब इसमें क्या बोला गया है? कंस्ट्रक्टिविस्ट कह रहे हैं कि कल्चर एग्जिस्ट प्रायर टू एंड रिमेन अनचेंज्ड, कि कल्चर क्या होता है, ये पहले से बना हुआ है और ये चेंज नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कहा है रचनावादियों ने। उन्होंने कहा है कि कल्चर टाइम टू टाइम डायनेमिक है ये, और ये चेंज होता रहता है। ऑप्शन सी, कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्गुमेंट ट्रीट कल्चर एज समथिंग दैट इज कंस्ट्रक्टेड और इन्वेंटेड रादर देन इनहेरिटेड। बिल्कुल सही बात है। रचनावादी क्या कहते हैं कि कल्चर क्या है? कल्चर एक ऐसी चीज है जो कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो बनाया गया है, जिसकी रचना की गई है लोगों ने, और ये कभी भी क्या है, इनहेरिटेड नहीं होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4, कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्गुमेंट क्लेम दैट कल्चर हैज अ कैजुअल इफेक्ट, यानी कल्चर का क्या है, एक कैजुअल इफेक्ट रहता है पॉलिटी के ऊपर। तो ये भी बिल्कुल सही है। दैट्स मीन ऑप्शन सी एंड डी इज राइट।
क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज एसोसिएटेड विद सिंक्रेटिज्म? सिंक्रेटिज्म के साथ कौन जुड़ा हुआ है? सिंक्रेटिज्म का मतलब होता है समन्वयकारी, जो समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है दो चीजों के मध्य। अब देखिए, अबू फजल क्या है, ये सिंक्रेटिज्म के साथ नहीं जुड़े हैं, ये इस्लाम के साथ जुड़े हैं, केवल ये इस्लाम की बात करते हैं। जियाउद्दीन बर्नी केवल इस्लाम की बात करते हैं। और तुलसीदास क्या है, आपके हिंदुइज्म की बात करते हैं। जबकि कबीर क्या है, ये समन्वय की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, रूढ़ियों के अंत की बात ये करते हैं। दैट्स मीन सिंक्रेटिज्म के साथ कौन जुड़े हैं? केवल कबीर। क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी है, वो आपको बतानी है कौन सी सही है और कौन सी गलत है। The transformation of India's economy has not been as dramatic as that of post-communist countries in Eastern Europe. बिल्कुल सही बात है। भारत के अंदर क्या है, जो इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो इतना ड्रामेटिक तरीके से नहीं हुआ है, इतना तेज गति से नहीं हुआ है जितना कि कम्युनिस्ट कंट्री में हुआ है, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री में हुआ है, जो कि पहले यूएसएसआर के मेंबर थे और बाद में वो अलग हुए। तो ये बिल्कुल सही है। अगला, इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड ग्रोथ रेट्स एज हाई एज दोज ऑफ चाइना इन 2010। 2010 के अंदर, 2010 क्या, अगर आज की भी हम बात करें, चाइना का ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम और इंडिया का पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ रेट अगर हम देखें तो चाइना का हमसे कहीं ज़्यादा है, विकसित देशों की श्रेणी में वो जा रहा है। 10% से ज़्यादा था 2010 में चाइना का, जबकि भारत का 8% से थोड़ा सा ऊपर था। तो ये गलत है। स्टेटमेंट एक सही है, स्टेटमेंट दो गलत है। दैट्स मीन ऑप्शन 3 सही है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है और ऑप्शन 2 गलत है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी हैज गॉट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। जवाबदेही जो होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है वो आपको बतानी है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए, अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट इन अ रिलेशन व्हेन फॉर द परफॉर्मेंस फॉर फंक्शन an individual or a body is subject to another oversight, direction or request that the individual or the body should provide justification for their action. अब देखिए अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को जब हम पढ़ते हैं, अकाउंटेबिलिटी किसके साथ जुड़ी होती है? जो आपको पावर्स दी होती है। अकाउंटेबिलिटी किसके साथ जुड़ी होती है? पावर के साथ। तो ये बिल्कुल सही यहाँ पे है। अकाउंटेबिलिटी क्या है? जो ये किसके साथ रिलेशन बनाती है? जो आपने फंक्शन किए हैं और जो आपने जो डायरेक्शन दी है और उसका जो जस्टिफिकेशन बताता है। तो एक तो सही है ऑप्शन बी। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ अकाउंटेबिलिटी लाइक लीगल अकाउंटेबिलिटी, सोशल अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एंड सो ऑन। इकोनॉमिक अकाउंटेबिलिटी, कई प्रकार की अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज राइट। अकाउंटेबिलिटी कैन बी फाउंड ओनली इन द इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। बिल्कुल गलत है। अकाउंटेबिलिटी केवल डेवलप्ड कंट्री में नहीं होती है, भारत के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी है। आज प्रधान की अकाउंटेबिलिटी अपने पंचायत के प्रति होती है। जवाबदेही किसके प्रति होती है? पंचायत के प्रति। एक जो प्रधानमंत्री होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। मंत्रिमंडल की लोकसभा के प्रति। तो ये डेवलप्ड कंट्री ऐसा कुछ नहीं है। द इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक ऑफिशियल कैन नॉट बी इवेल्युएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो ये फिर फायदा क्या है अकाउंटेबिलिटी का? इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए ही जवाबदेहिता देखी जाती है। तो ऑप्शन ए और बी राइट है केवल, तो ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72, फाइंड आउट द बुक्स रिटन बाय महात्मा गांधी गिवन बिलो। महात्मा गांधी ने कौन सी किताबें लिखी है? तो सबसे पहले देखिए, मॉडर्न इंडिया विवेकानंद, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वाई सोशलिज्म, हिंद स्वराज। अब यहाँ पे जब आप देखोगे महात्मा गांधी ने कौन सी लिखी है? एक तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लिखी है इन्होंने,
और दूसरी हिंद स्वराज। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस सोशलिज्म ये जयप्रकाश नारायण की है, ये विवेकानंद की है। दैट्स मीन ऑप्शन 4 इसका सही होगा, बी एंड ई ओनली। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एंड हिंद स्वराज केवल ये महात्मा गांधी ने लिखी है। यहाँ पे थ्योरीज दी है और थ्योरीज के आगे उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, आपको मैच करना है कि कौन सी थ्योरी का क्या सही एक्सप्लेनेशन हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एफडब्ल्यू रिक्स की, बहुत सिंपल है। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस, द डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ वर्क विच इन इफेक्ट विल बेनिफिट बोथ द वर्कर एंड मैनेजर अलाइक। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट यही है कि एक ऐसी तकनीक, ऐसी वैज्ञानिक तकनीक बनाना जिससे वर्कर और मालिक दोनों को फायदा हो सके। तो यहाँ पे ए का 2 होगा, ऑप्शन ए का 2 होगा। अगला न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है? गवर्नमेंट शुड बी continuously engage in improving quality of programs and services and theirly adjusting with demand। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है? ये कहता है कि सरकार को क्या है, अपने प्रोग्राम्स को इवेल्युएट टाइम टू टाइम करना चाहिए और पब्लिक डिमांड के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहिए। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, तो ये काफ़ी सिंपल था। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ने ये स्थापित किया था कि जो इनफॉर्मल एलिमेंट होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एल्टन म्यो इसके साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने ये स्थापित किया था, ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी व्यूड एज सोशल सिस्टम एंड इनफॉर्मल एलिमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट। एल्टन म्यो का हावर्थन परीक्षण से ये रिलेटेड है। रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी आपका जो बचता है, ये रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी का मतलब ये होता है कि रैशनल तरीके से डिसीजन लेना। तो यहाँ पे देखिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 फेजेस, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिजाइन एक्टिविटी एंड चॉइस एक्टिविटी। तो ये है रैशनल डिसीजन मेकिंग थियरी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ऑप्शन 1 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन भिखु पारेख्स कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। भिखु पारेख ने मानव स्वभाव के ऊपर जो अपना शोध किया है उसके उन्होंने जो करैक्टरिस्टिक बताए हैं वो आपको बताना है। सबसे पहले देखिए, ऑल रेफरेंसेस टू ह्यूमन नेचर शुड बी सब्जेक्टेड टू द strictest scrutiny and viewed with a healthy dose of skepticism। बिल्कुल सही है। Human beings are culturally embedded in the sense that they are born into, raised in and deeply shaped by their cultural communities। ये भी सही है। ऑप्शन सी, regardless of their different cultural exist, human beings behave more or less in uniform manner when it come to critical matters। ये यहाँ पे रॉन्ग है। ऑप्शन डी इसका सही है। although skin color, gender, height and other physical features are universally shared, they are all differently conceptualized and acquire different meaning and significant in different society। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए बी डी। और ये उन प्रश्नों में से एक है जिसको आप स्किप कर सकते थे या फिर जो मैक्सिमम स्टूडेंट को जिसका आंसर नहीं आता है और इसमें तुक्का ही लगा होगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अंडर चैप्टर 7 ऑफ यूएन चार्टर, यूएन चार्टर के 7वें अध्याय, द सिक्योरिटी काउंसिल कैन टेक एक्शन टू मेंटेन और रिस्टोर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी।
तो ये बिल्कुल सही बात है। यूएनओ का जो चार्टर है उसका अध्याय 7 किससे रिलेटेड है? सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, ऐसे एक्शन ले सकती है जिससे क्या इंटरनेशनल पीस को और सिक्योरिटी को बचाया जा सके। ऑप्शन बी, अंडर आर्टिकल 41 सैंक्शन मेजर डू नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ आर्म फोर्स। ये बिल्कुल गलत है, आर्म्ड फोर्स का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, आर्टिकल 41 के तहत। और ये आर्म्ड फोर्स आप देख सकते हैं कुवैत के ऊपर जब इराक ने आक्रमण किया था, या इराक का जो इन्वेजन था 2003 का जो वॉर था, वहाँ पे भी फोर्स भी भेजी गई थी और वहाँ पे इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगे थे। ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी, सैंक्शन कैन बी विड्रॉन बाय यूएन जनरल असेंबली। बिल्कुल सही बात है, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा क्या सैंक्शन जो लगाए जाते हैं, प्रतिबंध जो लगाए जाते हैं वो हटाए जाते हैं। सैंक्शंस हैव बीन अप्लाइड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल टू सपोर्ट पीसफुल ट्रांजिशन टू डिटर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। तो सैंक्शन अप्लाई किए जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ताकि पीसफुल ट्रांजिशन जो होती है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंजेस होते हैं उनको ख़त्म किया जा सके। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, ए, सी एंड डी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। इंडिया इज अमंगस द फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद ईईसी। बिल्कुल सही बात है, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल के साथ इंडिया ने सबसे पहले संबंध अपने स्थापित किए थे। ऑप्शन बी, द बायलैटरल रिलेशनशिप वाज अपग्रेडेड टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2004, एसएसपी जिसे कहा जाता है, और अमेरिका के साथ था एनएसएसपी, नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और स्ट्रेटेजिक जो आपका पार्टनरशिप था वो किसके साथ था? ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। अगला, द यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। ये भी सही है। द ईयू इज अ मेंबर ऑफ यूएन जनरल असेंबली। ये गलत है, ईयू एक क्षेत्रीय संगठन है और कोई भी क्षेत्रीय संगठन यूएनओ के सदस्य नहीं है, कोई भी। इसमें 193 कंट्रीज है और इंग्लैंड इसका सदस्य है, और आपके जितने भी आपके यू के 28 सदस्य हैं लगभग सभी मेंबर है, लेकिन यू इसका मेंबर एज अ संगठन नहीं है। भारत ने किस देश के साथ शांति और समृद्धि के लिए रणनीतिक और सहयोगात्मक भागीदारी विकसित करके स्थायी शांति और साझा समृद्धि वाले समरसतापूर्ण विश्व के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ये एक चार्टर था जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। ये भारत और चीन के बीच साइन हुआ है ये चार्टर। Who among the following thinker are associated with participatory democracy? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के साथ कौन जुड़े हैं? कैरोल पैटमैन, ऑप्शन ए कैरोल पैटमैन, तो ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के साथ जुड़े हैं। यहाँ पे सीबी मैकफर्सन भी जुड़े हैं, तो ए एंड डी इसमें भी है और ए एंड डी इसमें भी है। देख लेते हैं इसको एक बार। ओके, ई है, ऑप्शन ई। इयान साफिरो, बेंजामिन बार्बर, जर्गन हैबरमास। अब देखिए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात की गई है, जर्गन हैबरमास ये क्रिटिकल थ्योरी के साथ जुड़े हैं, ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात नहीं करते, तो ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी इसमें भी है, ऑप्शन डी इसमें भी है, तो ये दोनों नहीं हो सकते हैं। अब ऑप्शन हमारे पास 2 बचते हैं। ओके, इसका बेंजामिन बार्बर इसके साथ जुड़े हैं, ACE ओनली। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के साथ कौन जुड़े हैं? कैरोल पैटमैन, बेंजामिन बार्बर और CB मैकफर्सन। द पेपर एंटाइटल्ड द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिश्ड इन पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली इन 1887 वाज रिटन बाय वुड्रो विल्सन, और ये पहला लेटर था जिससे पब्लिक
एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस के विभाजन की बात की जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य एशियाई तजाकिस्तान गणराज्य में विद्यमान राजनीतिक शासन प्रणाली किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो ये आप कह सकते हैं रिसेंट जो ट्रेंड है या फिर जो चेंज आया है वर्ल्ड पॉलिटी के अंदर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी वहाँ पे स्थापित हुई है तजाकिस्तान में असैनिक सिविलियन तानाशाही, सिविलियन तानाशाही है तजाकिस्तान में आजकल। अकॉर्डिंग टू मनु, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंडेशन ऑफ डिप्लोमेसी एंड स्टेट क्राफ्ट? अब देखिए, जब मनु को हम पढ़ते हैं, कौटिल्य को हम पढ़ते हैं, तो कौटिल्य ने अधिकतर सिद्धांत क्या है, मनु से अडॉप्ट किए हैं। और जब हम धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं तो धर्मशास्त्र से ही ये क्वेश्चन आया है। धर्मशास्त्र कहीं ना कहीं मनुस्मृति को आधार बनाता है। देखिए, संधि है, विग्रह है, तटस्थता है, संश्रय है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की बात कहीं पे नहीं की है, ना कौटिल्य ने ना ही मनु ने। तो ऑप्शन 4 इसका सही है। नॉट पूछा है यहाँ पे, तो कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं की है मनु ने। Which of the following concept are not related to John Rawls? John Rawls, Justice as Fairness, बिल्कुल ये इन्होंने किताब भी लिखी है और ये इन्होंने सिद्धांत 1957 के आसपास दिया था और 2006 में या 2002 में जस्टिस एज फेयरनेस को रिविजिट इन्होंने किया है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की ये बात करते हैं। वेल ऑफ इग्नोरेंस की भी बात करते हैं, अज्ञानता की पर्दा की बात ये करते हैं। और ये जॉन रॉल्स को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे डिटेल में आपको ये वीडियोस में मिल जाएगा। क्लास इन इटसेल्फ की इन्होंने बात नहीं की है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है। यहाँ पे विचारधाराएं दी है, आइडियोलॉजी दी है और आगे उसको एक्सप्लेन किया है, उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, वो आपको मैच करना है। सबसे पहले देखिए लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? जहाँ पे लिबरल रहना, सभी को खुला छोड़ देना, सभी के आचार विचार को मान्यता प्रदान करना। ठीक है, तो लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म है मॉरल कंसर्न फॉर वन अनदर एज फ्री एंड इक्वल सिटीजन। यानी सभी को क्या है, इक्वल मानना, सभी को सम्मान देना, सभी को स्वतंत्र मानना। ठीक है, उसके बाद है कम्युनिटेरियनिज्म। कम्युनिटेरियनिज्म क्या होता है? जिसमें नो नीड फॉर मेंबर टू शेयर अ कॉमन कल्चर, हिस्ट्री, वर्ल्ड व्यू, लैंग्वेज और वैल्यू सिस्टम। एक समुदाय के अंदर आप रह रहे हैं, समुदाय के अंदर ये जरूरी नहीं है कि आपका एक ही धर्म होना चाहिए, आपकी एक ही जाति होनी चाहिए, लेकिन आप समुदाय के पार्ट हैं। अलग अलग धर्मों से भी आप हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कल्चर आपका हो सकता है, सब कुछ आपका अलग हो सकता है। तो ये है आपका कम्युनिटेरियनिज्म। उसके बाद है लिबरल नेशनलिज्म। यहाँ पे लिबरल की बात की गई है, साथ में नेशनलिज्म की। तो ये भी यहाँ पे बहुत सिंपल था। लिबरल नेशनलिज्म में क्या होता है? शेयर्ड नेशनलिटी बेस्ड ऑन कॉमन हिस्ट्री। नेशनलिटी, यहाँ पे देखिए नेशनलिटी की बात यहाँ पे आ गई है। लिबरल नेशनलिज्म में क्या होता है? शेयर्ड नेशनलिटी, यानी ऐसी राष्ट्रीय जो एकता है वो आपके बीच होनी चाहिए। इसमें कॉमन हिस्ट्री हो सकती है, इसमें लैंग्वेज हो सकता है, इसमें कॉमन कल्चर हो सकता है। लास्ट में है मल्टीकल्चरलिज्म या डिफरेंस थ्योरी से कहा जाता है शेयर्ड। मल्टीकल्चरलिज्म के अंदर क्या होता है? शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड कॉमन मीनिंग बेस्ड ऑन शेयर्ड हिस्ट्री, कल्चर और वर्ल्ड व्यू। तो मल्टीकल्चर में अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं और इसमें क्या होता है? इसमें क्या है? कॉमन मीनिंग होता है। इनका कॉमन कल्चर हो सकता है, कोई भी एक कल्चर का है, हिंदू कल्चर का है, मुस्लिम कल्चर का है, सिख कल्चर का है, बुद्धिस्ट कल्चर का है। तो इनके क्या है? अलग अलग हिस्ट्री होती है, इनका कल्चर होता है और अलग अलग इनके वर्ल्ड व्यू हो सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 84, अरेंज द फॉलोइंग कमेटी विद रिगार्ड टू करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इंडिया। क्रोनोलॉजिकली आपने ये समिति बतानी है कि क्रोनोलॉजिकली ये समितियाँ कब गठित हुई और उनके
वर्षों के हिसाब से, उनके गठन के वर्ष के हिसाब से। तो सबसे ऊपर देखिए आप, सबसे पहले गोरेवाला समिति। गोरेवाला समिति करप्शन को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले स्थापित की गई थी। सबसे पहली समिति है गोरेवाला समिति, 1951 में गठित की गई थी। किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए। उसके बाद आपकी आ जाती है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये 1966 में गठित हुई थी, पहली ARC। वोहरा कमेटी जो बनी थी ये 1993 के अंदर बनी थी। और संथानम कमेटी, ये जो संथानम कमेटी है ये 1962-63 के अंदर बनी थी। ये तो आई होप सभी को पता होगा, 1962-63। तो अब इसका क्रोनोलॉजी देखिए आप, A D BC, ADBC, ऑप्शन 3 इसका सही है, ADBC। क्वेश्चन नंबर 85, हु सेड दैट स्टेट्समैन थिंक एंड एक्ट इन टर्म ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड एज पावर? ये किसने कहा? जो स्टेट्समैन होता है, जो मुख्य कर्ता होता है, वो जो भी डिसीजन लेता है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड बाय पावर। तो इनकी किताब भी है, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? स्ट्रगल फॉर पावर। स्ट्रगल फॉर पावर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। मॉर्गेनथाउ ने ये कहा है और इन्हीं की ये कोटेशन है। B.R. Ambedkar demanded a separate electorate for the depressed class in which of the following event? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किया था, की मांग की थी? ये की थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। निम्नलिखित में से किसने संगठनों में सप्ताह में 40 घंटे कार्य समय एवं गति अध्ययनों, मात्रानुपाती दर व्यवस्था के साथ साथ दिन के उचित कार्य के दिन का उचित वेतन की अवधारणा का प्रारंभ किया? तो ये देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के जो जन्मदाता है, उन्होंने समय, कॉस्ट और कितना समय लगता है, लागत कितनी लगती है, समय कितना लगता है, उसका अध्ययन किया। तो ये है फ्रेडरिक टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर। हु ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड कबीर एज मुक्तिदूत? कबीर को मुक्तिदूत के रूप में किसने परिभाषित किया या संदर्भित किया? तो मुक्तिदूत एक कविता भी है। ये मुक्तिदूत कविता किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने मुक्तिदूत कहा कबीर को। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ गांधीज थ्योरी ऑफ सत्याग्रह कैन हेल्प in the process of dialogue in plural society threatened by mutual distrust? आपको बताना है which of the following aspect of Gandhi theory of satyagrah can help the process of dialogue in plural society threatened by mutual distrust? यानी आज का जो प्लूरल सोसाइटी है, बहुलवादी जो आज का समाज है, इसमें विश्वास की कमी हो गई है। उस विश्वास की कमी को खत्म करने के लिए गांधी जी का जो सत्याग्रह है, इनमें से कौन से वो पॉइंट है जो उसमें हेल्प कर सकता है? सबसे पहले देखिए, अटेंशन टू द प्री कंडीशन ऑफ डायलॉग हेल्प टू एस्टेब्लिश द मॉरल स्टैंडिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट। यानी आपको क्या है, डायलॉग से पहले क्या है, प्री कंडीशंस को देखना पड़ेगा, जिससे मॉरल जो स्टैंडिंग होते हैं, नैतिक जो दावे होते हैं, उसको आप देख सकते हैं। दूसरा, नॉलेज दैट आवर ग्रास्प आवर ट्रूथ इज पार्शियल इनकलकेट सेल्फ रिस्ट्रेंट। तो ये भी सही है। द सत्याग्रह इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड रिक्रिएटिंग डायलॉग स्पेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जहाँ पे नेगेटिव बात हो रही होती है, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं उसमें
गलत तो होता है। आपने इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है कि जहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव वे में बात की जा रही है और एक नेगेटिव बात हो जाती है तो वो हमेशा गलत होता है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, द सत्याग्रह इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड रिक्रिएटिंग डायलॉग स्पेस, यानी सत्याग्रह डायलॉग के लिए, संवाद के लिए जगह प्रदान नहीं करता, ऐसा नहीं है। सत्याग्रह से क्या है, डायलॉग को जगह मिलती है। तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस डिसिपेट्स फीलिंग ऑफ एलिनेशन एंड ओवरनेस, ये भी इन्होंने बात की है। अ रेडीनेस टू कॉम्प्रोमाइज में निगेट द मॉरल स्टैंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट, यहाँ पे निगेट की बात की जा रही है, यहाँ पे भी नेगेटिव बात की जा रही है, तो ये भी गलत है। दैट्स मीन ऑप्शन ए, बी एंड डी इज राइट। ऑप्शन ए, बी एंड डी इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ नॉजिक्स एंटाइटलमेंट थ्योरी। आप देखिए, रॉबर्ट नॉजिक आपके पुराने नेट के सिलेबस में है लेकिन न्यू सिलेबस में नहीं है, फिर भी यहाँ से क्वेश्चन आ गया है क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी में एंटाइटलमेंट थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, अधिकारिता सिद्धांत। तो इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है एप्लीकेशन पे, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। अ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर, वॉट एवर इज जस्ट एक्वायर कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड। तो रॉबर्ट नॉजिक क्या कहते हैं कि अगर आपने इतिहास में किसी संपत्ति को जस्ट यानी न्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त किया है तो आपको ये अधिकार है कि आप उस संपत्ति को बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, आप उसका कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपने न्यायपूर्ण तरीके से उस संपत्ति को एक्वायर किया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2, प्रिंसिपल ऑफ जस्ट इनिशियल एक्विजिशन, an account of how people come to initially own the things which can be transferred in accordance with 1। ठीक है, अगला, a principle of final acquisition। अब यहां पे देखिए, यहां पे प्रिंसिपल ऑफ जस्ट इनिशियल एक्विजिशन की बात हो रही थी, यहां पे प्रिंसिपल ऑफ फाइनल एक्विजिशन की बात हो रही है। our account of how people come to finally on the things which have been transferred in accordance with 1, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने रॉबर्ट नॉजिक को अच्छे से पढ़ा है तो आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पे एंड और मीन्स की बात हो रही है, एंड और मीन्स की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है अ प्रिंसिपल ऑफ just initial acquisition, an account how people come to initially on things which can be transferred accordance with 1 जो ये यहाँ पे कहा गया है कि वो ट्रांसफर कर सकता है अगर उसने न्यायिक तरीके से उसे प्राप्त किया है। यानी अगर आपका एंड सही है, अगर आप एंड नहीं, अगर आपका मीन सही है, अगर आपने सही साधनों से किसी संपत्ति को खरीदा है या फिर एक्वायर किया है इनिशियल स्टेज में, तभी आप उसको विद 1 यानी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मीन्स की बात हो रही है, लेकिन नीचे क्या बात कर रही है, की गई है फाइनल एक्विजिशन की। फाइनल, तो फाइनल एक्विजिशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका हिस्टोरिकल एक्विजिशन यानी आपने किस तरीके से किन साधनों से प्राप्त किया वो सही है। दैट्स मीन ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे पूछा है विच इज़ नॉट प्रिंसिपल ऑफ नॉजिक, यानी ऑप्शन 3 नॉजिक का प्रिंसिपल नहीं है। व्हाट इज द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ फिलोसॉफिकल अनार्किज्म। दार्शनिक जो अराजकता होती है उसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है। दार्शनिक अराजकता यानी जैसे कि लियो टॉल्स्टॉय को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है, महात्मा गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, दैट नो स्टेट इन फैक्ट हैज अथॉरिटी। अब देखिए, अनार्किज्म की भी बात की जा रही है और फिलॉसफी की भी बात की जा रही है, दार्शनिक अराजकता की बात की जा रही है, दैट नो स्टेट शुड एग्जिस्ट। तो राम राज्य की तो बात की है। राम राज्य क्या है, अगर स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो राम राज्य क्या है। दैट्स मीन स्टेट तो एग्जिस्ट करेगा
लेकिन स्टेट के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है लोगों के ऊपर डंडा चलाने की, पुलिस रखने की, क्योंकि ये लोगों का दमन करता है, इसलिए राज्य के पास वो पावर नहीं होगी। लोग क्योंकि फिलॉसफिकली, दार्शनिक तौर पे सशक्त होते हैं, वो अपना अच्छा बुरा है भला है वो सोच सकते हैं, इसलिए राज्य को ऐसी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए जो कि लोगों के ऊपर फोर्स का प्रयोग कर सके। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। फाइंड आउट द एग्रीमेंट अकॉर्ड साइन बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड इट्स प्रोविंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन गिवन हाउ इन एक्सटेंडिंग बिलो इन एक्सटेंडिंग ऑर्डर। भारत इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल यानी रीजनल गवर्नमेंट के साथ, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन असम के अंदर है, असम स्टूडेंट एसोसिएशन बनी थी, नागालैंड के अंदर बनी थी, उनके साथ जो अकॉर्ड हुए, समझौते हुए, उसको आपने क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे असम अकॉर्ड। असम जो अकॉर्ड है ये किसके बीच हुआ था? ये जो असम के स्टूडेंट थे और भारत सरकार के बीच ये अकॉर्ड हुआ था। और असम अकॉर्ड कब हुआ है? ये भारत की स्वतंत्रता दिवस था 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1985 को असम समझौता हुआ है। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन तो सभी को पता है, 1973 में ये हुआ है, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड ये जुलाई के अंदर हुआ है, जुलाई 1985 के अंदर। शिलोंग एग्रीमेंट हुआ है 1975, इंदिरा गांधी उस दौरान प्रधानमंत्री थी। शिलोंग एग्रीमेंट। और मीजो पीस अकॉर्ड हुआ है 1986 में, 1986 में। अब इसका जो सही क्रम आपको दिखेगा वो दिखेगा BDCAE, ये इसका सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 93, यहां पे बुक्स दी है और उनके थिंकर्स दिए हैं, आपको मैच करना है। अ प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो यहाँ पे देखिए 1857 अमित शाह जी ने जो कहा था, ये तीसरी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल 2-3 सालों में। इंडियन वॉर और इंडिपेंडेंस 1857, ये वीडी सावरकर की किताब है। अब प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये किताब लिखी है जयप्रकाश नारायण ने। और मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, राम मनोहर लोहिया। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, MK गांधी। ऑप्शन 2 इसका सही है। अरेंज द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर थ्योरिस्ट इन क्रोनोलॉजिकली। जो थिंकर है उनको क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपने लगाना है कि कौन सा पहले आया, कौन सा उसके बाद। देखिए सबसे जो पुराना है, सबसे पुराना जो थिंकर है वो है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत 1890 के आसपास ये दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया आपका मैक्स वेबर, और उसके बाद आ जाता है आपका विलोभी। मैक्स वेबर के बाद आपका कौन आ जाता है? FW विलोभी। और 1900 के आसपास इन्होंने क्या है, पब्लिक प्राइवेट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस डिफरेंशिएशन की बात की थी। 1927 में इनकी किताब भी प्रकाशित हुई थी, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं एल्टन मेयो। एल्टन मेयो ने कब अपना हवर्तन परीक्षण किया था? 1924 से शुरू इन्होंने किया था, 1931 में उसका कंक्लूजन इन्होंने दिया था। तीसरे नंबर पे ये आ जाते हैं। सबसे लास्ट में डेविड ईस्टन, तो सभी को पता है 1950 के आसपास इन्होंने सिस्टम थ्योरी दी थी। तो ऑप्शन 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 95, द प्रोसेस इन विच द डिक्टोरियल रूलिंग एलीट इंट्रोड्यूस liberalizing reform that ultimately led to democratic transition is known as। अब यहाँ पे क्या कहा गया है? एक ऐसा रूलिंग एलीट,
एक ऐसा शासनकर्ता जो कि डिक्टेटर है, जो तानाशाह है, वो जब लिबरलाइज करने की कोशिश करता है, जो रिफॉर्म करने की कोशिश करता है, ठीक है, तानाशाही से जब वो लोकतंत्र की ओर बढ़ता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक तानाशाह है, तानाशाह क्या है, ये जब लिबरलाइज करता है अपनी पॉलिसी को और ये लोकतंत्र में बदलने की कोशिश करता है तो इसे क्या कहा जाता है? टॉप डाउन डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। दो प्रकार की ट्रांजिशन होती है, एक बॉटम अप। बॉटम अप का मतलब होता है कि लोगों ने अपने प्रधान को चुना, तो वो हो गया बॉटम से। जब लोगों ने डिसीजन लिया कि हमारा ये प्रधानमंत्री होगा और ऐसा हमारा लोकतंत्र होगा, वो होगा बॉटम टू अप। और अप टू बॉटम उल्टा, अप टू बॉटम में जहां पे तानाशाह ही डिसीजन लेता है, तानाशाह ही संविधान बनाता है, तो उसे कहा जाता है टॉप डाउन डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। यहां पे असर्शन और रीजन से क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यह सोचना संभव है कि स्वायत्तता में एक प्रकार का कौशल शामिल है जिसे व्यक्ति को विकसित, उसका अभ्यास और बनाए रखना चाहिए। योजना और प्रबंधन की यह सतत प्रक्रिया स्वचालित नहीं बल्कि इसके लिए प्रयास और संसाधन अपेक्षित है जिन्हें राज्य द्वारा प्रदत्त सामाजिक और भौतिक स्थितियों से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे ऑटोनॉमी की बात की जा रही है कि एक व्यक्ति के लिए ऑटोनॉमी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और ऑटोनॉमी कहाँ से मिलती है? ऑटोनॉमी राज्य प्रदत्त सामाजिक और भौतिक स्थितियों से प्राप्त होती है। यानी जितनी ऑटोनॉमी राज्य देता है, जितने भौतिक पदार्थ राज्य किसी व्यक्ति को देता है, उतना ही ऑटोनमस यानी स्वायत्त व्यक्ति हो सकता है। रीजन दिया है, तथापि व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए प्रतिबद्धता उदारवादी राज्य को ऐसी सामाजिक और भौतिक स्थितियां प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती जिनके द्वारा नागरिक स्वायत्त बन सकते हो। यह व्यक्तियों पर निर्भर होना चाहिए कि अपनी स्वायत्तता हासिल करने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रयास करें। तो आप किसी राज्य के अंदर रह रहे हैं, आप अपनी ऑटोनॉमी कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आपकी ऑटोनॉमी तो राज्य डिसाइड करता है। दैट्स मीन ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन आर गलत है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, ऑप्शन 3। संविधान सभा को सलाह देने के लिए बनाया गया प्रांतीय भाषाई आयोग किस नाम से प्रसिद्ध था? तो इसे कहा जाता है धर आयोग। एसके धर इसके प्रमुख थे, यहां दर लिखा है लेकिन ये धर आयोग है, ऑप्शन 1 सही है। हु फाउंड द 8 डिस्टिंक्ट मीनिंग फॉर द टर्म बैलेंस ऑफ पावर? बैलेंस ऑफ पावर के लिए क्या है? 8 मीनिंग किसने निर्धारित किए थे? ये किए थे एर्नस्ट बी हॉस ने। और ये क्वेश्चन भी आई थिंक दूसरी या तीसरी बार रिपीट है। निम्नलिखित में से सही कथनों को चुनिए। 1 अप्रैल 1950 को भारत चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर समाजवादी समूह का देश था। यहां पे आपको सही कथन चुनने हैं। तो ये बिल्कुल सही है, भारत पहला देश था जिसने चाइना को एक राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की थी और उसके साथ संबंध स्थापित किए थे। प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी चीन का दौरा नहीं किया। नो, 2 या 3 बार दौरा किया है। नेहरू नून समझौता हुआ है, कई समझौते हुए हैं, तो दौरा तो किया है। द्विपक्षीय संबंधों में सुधार का चरण 1988 में शुरू होता है। बिल्कुल सही बात है। 1988 में जब लिबरलाइज की थी चाइना ने अपनी पॉलिसी, और उसके बाद आप याद करोगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में कि चाइना फेस्टिवल भारत में मनाया गया था और भारत का फेस्टिवल चाइना में मनाया गया था 1988 के आसपास। उसके बाद राजीव गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर 1993 में चीन का दौरा किया। 1993 में भारत के प्रधानमंत्री तो राजीव गांधी थे ही नहीं, ये तो 1989 तक थे। तो ये तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे गलत हो गया। तो ऑप्शन 2 ही इसका सही आंसर है। आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? आईसीटी आधारित जो गवर्नेंस होती है उसके बारे में जो सही नहीं है वो आपको बताने हैं। सही नहीं है।
ई गवर्नेंस से सरकार के खर्च लागत में कमी आती है। बिल्कुल सही बात है। ई गवर्नेंस में क्या होता है, सरकार के खर्चे में कमी आती है। ई गवर्नेंस से सरकार की पारदर्शिता में कमी आती है। ई गवर्नेंस से तो पारदर्शिता बढ़ती है, तो ये गलत है। ई गवर्नेंस से नागरिक निवेश प्रयास सरकार में वृद्धि करती है। तो ई गवर्नेंस से नागरिक निवेश प्रयास में सरकार वृद्धि करती है, तो नागरिक निवेश ई गवर्नेंस के लिए नहीं है। ई गवर्नेंस से नौकरशाही लाल फीताशाही में वृद्धि होती है। अब देखिए यहाँ पे गलत पूछे हैं, तो ई गवर्नेंस से नौकरशाही लाल फीताशाही कम होती है, ना कि बढ़ती है, और पारदर्शिता में कमी नहीं आती है बल्कि बढ़ती है। दैट्स मीन बी एंड डी यहाँ पे क्या है, बी एंड डी रॉन्ग है, बाकी सभी सही है। In his book, Administration in Developing Countries, The Theory of Prismatic Society, Riggs mentioned the following point. अगर आपने प्रिज्मेटिक सोसाइटी को अच्छे से पढ़ा है या फिर डेवलपिंग एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से पढ़ा है, तो आप इसका आंसर इजीली दे पाओगे। और ये क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन और यूट्यूब पर भी इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। प्रिज्मेटिक सोसाइटी, साला मॉडल, FW रिक्स के ऊपर अलग से वीडियो है, तो वहाँ पे आप इसको समझ पाओगे। सबसे पहले देखिए, The structure of modern society are typically functionally specific. तो मॉडर्न सोसाइटी का मतलब ही यह है जहां पे जिसका जो काम है वही कर रहा है, दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ा रहा है। तो जो स्ट्रक्चर होते हैं मॉडर्न सोसाइटी के, वो फंक्शनली स्पेसिफिक होते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम सिर्फ एग्जीक्यूटिव करेगी, जुडिशरी का काम सिर्फ जुडिशरी, और लेजिस्लेचर का काम सिर्फ लेजिस्लेचर करेगा। ये एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, तभी उसे मॉडर्न कहा जाएगा। एक तो सही है, ऑप्शन बी। A structure is defined as any pattern of behavior which has become a standard feature of social system. तो ये भी बिल्कुल सही डेफिनेशन है। Industry will move toward agraria through the process of transition in the society. अब ये बोल रहा है कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो एग्रीकल्चर की ओर बढ़ेगी। तो ये ऐसा कभी होता है? ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्यों एग्रीकल्चर की ओर बढ़ेगी? बल्कि इसका उल्टा होता है। पहले एग्रीकल्चर के ऊपर जो आधारित देश होते हैं वो धीरे धीरे क्या है, इंडस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। दैट्स मीन ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी देख लेते हैं। Although the image of agraria resemble the model of a fused society, the two construction are by no means identical. तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आप एक बार FW रिक्स की वीडियो देख लीजिए अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट। यूके में किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम में सिटीजन चार्टर किस वर्ष शामिल और कार्यान्वित किया गया था? तो यूके में 1991 में सिटीजन चार्टर लागू किया गया था, और ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हुआ है विद इन 3 ईयर्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है। अहिंसा हमारी प्रजाति का कानून है क्योंकि हिंसा पाश्विक कानून है। यहां पे बताना है जो सही नहीं है महात्मा गांधी के बारे में। तो ऑप्शन ए ऐसी बात जो है वो नहीं की है। एक राष्ट्र जो असित बलिदान देने में समर्थ है वह सीमित ऊंचाइयों में जाने में समर्थ है। यह समादेश अपने शत्रु से प्रेम करो न केवल महानतम आदर्शवाद है बल्कि सर्वाधिक व्यवहारिक राजनीति भी है। पागल लोगों की दुनिया में समझदार होना अपने आप में एक प्रकार का पागलपन है। ये महात्मा गांधी की फेमस कोटेशन है। पागल लोगों की दुनिया में समझदार होना अपने आप में एक प्रकार का पागलपन है। मेरा राष्ट्रवाद गहन अंतर्राष्ट्रीयवाद है। ये जो कोटेशन है ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। यहाँ पे केवल ऑप्शन डी महात्मा गांधी से रिलेटेड है, बाकी इनसे संबंधित नहीं है। दैट्स मीन ऑप्शन 3 सही है। हु रॉट द बुक मैनेजमेंट टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रैक्टिस? ये किताब लिखी है पीटर एफ ड्रकर ने।
MBO से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो ये भी स्पेसिफिक टॉपिक आपके सिलेबस में लगा हुआ है और डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से ये पूछा गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल को ऐसे विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की क्षमता प्राप्त है? तो विधानमंडल क्या है? राज्य का विधानमंडल निर्वाचन से संबंधित प्रावधान कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 328। तो 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। तो 328-29 के अंदर राज्य विधानमंडल की बात है। 328 उपबंधों की बात करता है। असफल राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सियरा लियोन एक असफल राज्य है, सही आपको बताने हैं। तो सियरा लियोन एक फेल्ड स्टेट है। असफल राज्य यानी फेल्ड स्टेट, ठीक है। असफल राज्य वह कार्य नहीं कर पाता जो उसे राज्य के रूप में परिभाषित करता है। राज्य के पास अगर प्रभुसत्ता खत्म हो गई, राज्य आंतरिक और बाह्य तौर पर आंतरिक तौर पर अपने नागरिकों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया और बाह्य तौर पर दूसरे देशों से स्वतंत्र अपने आप को नहीं रख पाया, तो वो राज्य नहीं रहता है। जैसे कि सियरा लियोन एक असफल राज्य है, उसने अपनी प्रभुसत्ता खो दी थी। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही पे हैं। ऑप्शन सी देखते हैं। असफल राज्य अपने निवासियों का उत्पीड़न करने में सफल रहता है। नहीं, ये उत्पीड़न तो कोई भी कर सकता है, ये तो सफल राज्य भी कर सकता है, तो ये तो नहीं हो सकता है। असफल राज्य अपने निवासियों को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लेता है। अगर सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया तो वो असफल थोड़ी है, वो तो सफल कहलाएगा। तो ऑप्शन ए और बी, दैट्स मीन ऑप्शन डी इज राइट। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर? जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट के बारे में क्या सही है? ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। ही हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 25, नो, कम से कम 35 साल निर्धारित की गई है। ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ही इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, नो, वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ही होल्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर फॉर 6 ईयर, नो, ये भी गलत है क्योंकि प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत वो पद पर रहता है। ही रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू प्राइम मिनिस्टर, नो, ये किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट के लिए। तो यहाँ पे केवल और केवल ऑप्शन ए सही है। गवर्नर के बारे में वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। यहाँ पे निर्वाचक प्रणाली दी है और उनसे रिलेटेड यहाँ पे कार्य दिए हैं। और ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, आई थिंक 1 या 2 सेशन पहले ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हुआ है। इसको देख लेते हैं। सार्वजनीन मताधिकार प्रणाली, जिसे वयस्क मताधिकार प्रणाली या यूनिवर्सल फ्रेंचाइज भी कहा जाता है, तो इसका मतलब होता है मताधिकार जो नस्ल, लिंग, मान्यता या सामाजिक दर्जे द्वारा सीमित नहीं होता है, बल्कि सभी लोगों को दिया जाता है सार्वजनिक तौर पर। तो बहुत सिंपल था। ऑप्शन बी, बहुमत निर्वाचन प्रणाली। बहुमत निर्वाचन प्रणाली का मतलब होता है वह निर्वाचक प्रणाली जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार या दल विजयी होता है। अगला है ऑप्शन सी, एकल सदस्यीय बहुमत प्रणाली। एकल सदस्य यानी एक क्षेत्र से एक ही कैंडिडेट खड़ा हो सकता है या चुनकर आएगा, एक ही कैंडिडेट। वह निर्वाचक प्रणाली जिसमें लोग एकल सदस्य जिला में किसी उम्मीदवार के लिए एकल मत देते हैं, ठीक है, एक ही मत देते हैं। वैकल्पिक मत, वैकल्पिक मत का मतलब होता है एक प्रकार की बहुमत निर्वाचक प्रणाली जिसमें वरीयता मतदान दिया जाता है। तो ऑप्शन ए किसका सही होगा? Who among the following thinker is not associated with feminism theory? सुसान सोनतांग। ये सुसान सोनतांग जो है ये अमेरिकन लेखक है, ये एक एक्ट्रेस है, टीवी में काम करती है, साथ में पॉलिटिशियन भी है। ये फेमिनिज्म के साथ नहीं जुड़े हैं, इसके साथ कैरोल पैटमैन, मार्था, जूडिथ बटलर, ये तीनों क्या है? फेमिनिस्ट थिंकर है। तो ऑप्शन 1 सही होगा, ये नहीं है फेमिनिस्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में फिलिबस्टिन नहीं होता है, रिफरेंडम होता है, रिकॉल होता है, प्लेबिसाइड इसमें होता है। फिलिबस्टिन एक प्रकार की प्रथा थी जिसमें क्या है, अमेरिका के अंदर ये प्रचलित थी, जिसके ऊपर रोक लगा दी गई है। इसमें क्या होता था कि एक कैंडिडेट क्या है, उसको जितना मर्जी बोलने की आज़ादी थी, वो पूरा दिन बोलता रहे, तो ऐसी आज़ादी थी। ये नहीं है, बाकी सारे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के पार्ट है। असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, असर्शन को देख लेते हैं। इंडिया हैज हिस्टोरिकली बीन डीम्ड अ सेफ हेवन फॉर रिफ्यूजी। अगर हम हिस्टोरिकल आधार पर, ऐतिहासिक आधार पर देखें तो जो शरणार्थी हैं उनके लिए एक सेफ होम है। बिल्कुल सही बात है। सेफ होम क्यों है? क्योंकि आज तक जो भी शरणार्थी आए हैं, दलाई लामा से लेकर जितने भी है, या फिर आज़ादी से पहले आप देख लीजिए, मुगल आए, मुगल से पहले आप देख लीजिए, जितने भी यहाँ पे आक्रमणकारी आए तो वो सेफ रिफ्यूजी के तौर पर यहाँ पे रहे। रीजन देखते हैं। इंडिया हैज़ नो रिफ्यूजी लॉ एंड हैज़ नॉट साइन द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन। 1951 में एक रिफ्यूजी कन्वेंशन हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और भारत के पास ऐसा कोई रिफ्यूजी लॉ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, असर्शन में क्या बात की जा रही है कि इंडिया क्या है, ऐतिहासिक तौर पर क्या है, रिफ्यूजी के लिए एक सेफ हेवन है, बिल्कुल सुरक्षित घर है, सुरक्षित स्वर्ग है। लेकिन क्यों है सुरक्षित स्वर्ग, वो यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। दैट्स मीन असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या इसकी सही नहीं है। विच ऑफ द सब्जेक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। अब इसको देखिए यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट, यहाँ पे देखिए मार्केट एंड फेयर, बहुत ही दूर से आप देख पा रहे हैं इसको। मार्केट एंड फेयर किससे रिलेटेड है? ये 29 जो विषय है पंचायती राज के, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, बाकी के जो बैंक्रप्सी है, इंसॉल्वेंसी है, ये कंकरेंट में है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल, ये भी कंकरेंट में है, और इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग भी। लेकिन मार्केट एंड फेयर किस में है? पंचायती राज में। तो ऑप्शन 3 सही होगा। असर्शन और रीजन का एक फिर क्वेश्चन आ गया। अहिंसा गांधी के द्वंद्व समाधान मॉडल की अनुपूरक थी, जो सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक कार्रवाई का निश्चित रूप से सबसे मजबूत और रचनात्मक मॉडल था। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अहिंसा गांधी के द्वंद्व समाधान मॉडल की यहाँ पे बात की जा रही है। रीजन देखते हैं। यह राजनीतिक सिद्धांत धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन की एक प्रमुख विचारधारा बन गया, जिसमें गांधी सर्वोपरि रहे। ये एक मॉडल था और ये एक रचनात्मक कार्यवाही थी। और ये मॉडल क्यों इंपॉर्टेंट रहा? ये प्रमुख विचारधारा बन गई क्योंकि धीरे धीरे ये राष्ट्रीय राजनीति में आ गया। दैट्स मीन दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। अरेंज दीज लाइफ इवेंट ऑफ अरविंदो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अरविंदो घोष से रिलेटेड जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पे डिटेल में इनसे रिलेटेड आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मूव टू इंग्लैंड, सबसे पहले इंग्लैंड गए। उसके बाद क्लियर्ड आईसीएस एग्ज़ाम, ये 1890 के आसपास की बात है। उन्होंने आईसीएस एग्ज़ाम को क्लियर किया था। ठीक है, पहले इंग्लैंड गए, इंग्लैंड के जाने के बाद उन्होंने आईसीएस का एग्ज़ाम पास किया, लेकिन घुड़सवारी में जानबूझ के वो फेल हो गए क्योंकि वो आईसीएस में जाना नहीं चाहते थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो वाइस प्रिंसिपल बनते हैं बड़ौदा कॉलेज के। उसके बाद अटेंडेड द बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस, और सबसे लास्ट में अरेस्टेड फॉर अलीपुर बॉम्ब केस। अलीपुर जो षड्यंत्र हुआ था, अलीपुर षड्यंत्र, उसमें ये अरेस्ट हुए थे और उसके बाद इन्होंने राजनीति और सब कुछ त्याग कर ये पौंडीचेरी चले गए थे। तो ऑप्शन डी सबसे लास्ट में आएगा। दैट्स मीन इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन 4 CEBAD। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू भिखू पारेख अ क्वेश्चन यूजुअली इग्नोर्ड बाय इंडियन पॉलिटिकल थॉट। भिखू पारेख के अनुसार इनमें से कौन सा वो पॉइंट है जो इग्नोर किया गया है
इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पूछा है तो यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल इकोनॉमी को क्रिटिसाइज, पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा भिखू पारेख ने बात नहीं की है। मॉडर्न इंडिविजुअल थिंकर की बात की है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की है, सोशल जस्टिस की बात की है, यानी इंडियन थिंकर्स ने इनके ऊपर काम किया है लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमी पे नहीं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपने मिलाना है और ये क्वेश्चन लगभग हर पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट होते हैं और लगभग मैं बोलूँ तो 10 से 12 बार मैंने ये प्रीवियस ईयर में देख लिए हैं ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हुए। अब देखिए इंडियन फेडरलिज्म के बारे में किसका क्या कथन है, वहीं से ये क्वेश्चन है और कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ इन क्वेश्चंस को, तो आप अच्छे से इन्हें स्टडी कीजिए। एक्सट्रीमली फेडरल, पॉल एप्लवी ने भारतीय संघवाद को कहा है एक्सट्रीमली फेडरल। क्वासी फेडरल, केसी वीरे ने कहा है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जोन्स ने कहा है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा है। ऑप्शन 4 इसका सही है। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS पायनियर विच मूवमेंट इन इंडिया, तो लास्ट सेशन से ही अभी रिपीट हो गया यहाँ पे, जन सुनवाई से रिलेटेड, PIL से रिलेटेड ये जुड़े हुए हैं मजदूर किसान संगठन शक्ति। अरेंज द ऑर्गेनाइजेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू द ईयर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको ईयर पता भी नहीं है, आप आइडिया से इसका पता लगा सकते हैं कि कौन सा पहले गठित हुआ होगा, कौन सा बाद में। अब देखिए शारदा सदन 1800 समथिंग में, 1870 के बाद इसका गठन हुआ है। ये किसने किया था? पंडिता रमाबाई ने। तो आपने ऐसे ही याद रखना है, ये पंडिता रमाबाई पहले आई हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन 1890 के बाद 1996 या 1998 में इसकी स्थापना हुई है। एग्जैक्ट डेट आपने मेरे नोट्स में देख लेना इसकी। उसके बाद आता है आपका अभिनव भारत, शारदा सदन सबसे पुराना होगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन आएगा। उसके बाद आएगा आपका अभिनव भारत सोसाइटी, VD सावरकर ने इसकी स्थापना की थी, VD सावरकर। उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा टॉल्स्टॉय फॉर्म, 1910 के आसपास इसकी स्थापना की है महात्मा गांधी ने, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1926 या उसके बाद इसकी स्थापना BR अम्बेडकर ने की है। एग्जैक्ट डेट आपने नोट्स में देख लेना, वन लाइनर में क्लियरली इन सब की डेट्स आपको मिल जाएगी। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 119, मैच द पास्ट इंटरवेंशन विद द ईयर इन विच दे टुक प्लेस। जो इंटरवेंशंस हुई है, UNO की इंटरवेंशन हुई है, उसके बारे में आपको मैच करना है ईयर वाइज। अब देखिए इराक इन्वेजन या फिर इराक ने इंटरवेंशन किया था कुवैत के अंदर, कब किया था? 1991 में, ठीक है, 1990-91। तो एक डारफुर और सूडान के बीच जो विवाद है वो कब? 1992 में, इससे रिलेटेड UN मिशन गया था। उसके बाद आपका डारफुर 2004 में हुआ होगा, इराक 1991, डारफुर 2004 में हुआ है, और आपका सोमालिया के अंदर 1992 में हुआ है, और सिएरा लियोन में आपका 2000 में हुआ है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा ऑप्शन 4। ये UN ने जो इंटरवेंशन किया है विवादों के बीच। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा प्राक्कलन समिति का कार्य नहीं है? प्राक्कलन समिति का जो कार्य नहीं है वो आपको बताना है। प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना। तो प्राक्कलन कमेटी बनी ही इसलिए थी ताकि मितव्ययिता लाई जा सके, कम खर्चों के अंदर क्या है काम निपटाया जा सके। यह जांच करना कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुसार धन का समुचित व्यय किया गया है या नहीं, तो ये भी जांच करता है। CAG की रिपोर्ट की इस दृष्टि से जांच करना कि संसद द्वारा स्वीकृत धन
का संबंधित प्राधिकरण द्वारा उपयोग किया गया है? नहीं, सीएजी की रिपोर्ट का ये इस तरीके से इसको चेक नहीं करती है सीएजी की रिपोर्ट को, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है, ना कि प्राक्कलन समिति। उस प्रारूप का सुझाव देना जिसमें प्राक्कलनों को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये सभी सही है। जो गलत है वो पूछा है, ऑप्शन 3 इसका सही है। 73rd Constitutional Amendment Act 1992 has stipulated the following major provision regarding पंचायत। पंचायतों के बारे में जो मेजर प्रोविजन है 73rd अमेंडमेंट में, वो आपको बताने हैं। ऑप्शन ए, अ ग्राम सभा में एक्सरसाइज सच पावर एंड परफॉर्म सच फंक्शन एट द विलेज लेवल एज द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में बाय लॉ प्रोवाइड। राज्य के अंदर पंचायतें गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर ऐसे काम कर सकती है जो कि विधानसभा समय समय पर डिसाइड या तय करता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, अ फाइनेंस कमीशन टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5th year बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड टू मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नर। ये भी सही बात है कि 5 साल के अंदर आपको वित्त कमीशन की स्थापना करनी पड़ती है जो कि गवर्नर को अपनी रिपोर्ट देता है। ऑप्शन सी, द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कैन नॉट एंडो द पंचायत। यहाँ पे देखिए निगेशन, नेगेटिव बात यहाँ पे हो रही है। कैन नॉट एंडो द पंचायत विद एनी मोर पावर एंड अथॉरिटी फॉर देयर फंक्शन एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो कि राज्य के पास कोई पावर ही नहीं होती पंचायत से रिलेटेड, ऐसा तो नहीं है। दैट्स मीन ऑप्शन सी रॉन्ग। ऑप्शन डी, एन इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ पंचायत shall be completed before the expiration of period of 6 months from the date of dissolution। तो ये भी प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान के अंदर, तो ये भी सही है। दैट्स मीन ए, बी और डी सही है। ए, बी, डी ऑप्शन 3 सही है। The theory that argues countries are more likely both to become democratic and to stay democratic as they develop economically is known as। अब इसको देखिए आप, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? द थ्योरी दैट आर्ग्यू, ऐसा सिद्धांत जो कहता है कंट्रीज आर मोर लाइकली बोथ टू बिकेम डेमोक्रेटिक एंड स्टे डेमोक्रेटिक एज दे डेवलप इकोनॉमिकली। यानी जो देश है, जो राज्य है, वो डेमोक्रेटिक बनते हैं और डेमोक्रेटिक बने रहते हैं भले ही उसमें क्या है, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट आ जाए। तो ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? यह क्लासिकल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। क्लासिकल मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। सत्यशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फूले। द ट्रू बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न स्टेट सिस्टम मार्क्ड द एंड ऑफ। देखिए, द ट्रू बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न स्टेट सिस्टम कहाँ से माना जाता है? ये 1648 का जो 30 साल का वॉर खत्म होता है, उसके बाद क्या है, 30 ईयर्स वॉर जब खत्म होता है 1648 के अंदर, जब प्रभुसत्ता को अपनाया जाता है, तो मॉडर्न स्टेट की शुरुआत मानी जाती है। दैट्स मीन ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 125, फाइंड आउट द डिफरेंट वेव्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन गिवन बिलो इन एक्सेंडिंग ऑर्डर। देखिए, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन को आपको एक्सेंडिंग ऑर्डर में बदलना है और बहुत सिंपल है। फर्स्ट रिवर्स वेव, फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्राइजेशन। अब देखिए, पहले डेमोक्रेटाइजेशन होता है, उसके बाद रिवर्स वेव चलती है। पहले डेमोक्रेटाइजेशन, उसके बाद रिवर्स वेव। तो ऑप्शन, सबसे पहले फर्स्ट वेव आई, उसके बाद फर्स्ट रिवर्स, फिर सेकंड वेव आई, फिर सेकंड रिवर्स, और उसके बाद थर्ड वेव, और उसके बाद थर्ड रिवर्स अभी चली हुई है। तो इसका जो सही सीक्वेंस बनता है वो बनता है BACDE। Which of the following did not feature as matter of debate between महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच कौन सा विवाद का विषय नहीं था? ये था
फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। दोनों ही चाहते थे कि हमें कॉलोनियल रूल से आज़ादी प्राप्त करनी है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज, नेशनलिज्म और स्पिनिंग व्हील के ऊपर दोनों में मतभेद थे। जहां इंग्लिश लैंग्वेज को रविंद्रनाथ टैगोर इंपॉर्टेंट मानते थे, वहीं मातृभाषा को महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट मानते थे। नेशनलिज्म का जो सिद्धांत था वो अंतर्राष्ट्रीयवाद से रिलेटेड था रविंद्रनाथ टैगोर का, और नेशनलिज्म को ये खराब मानते थे टैगोर, महात्मा गांधी इसके उल्टे मानते थे। और स्पिनिंग व्हील को भी का भी विरोध करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और स्पिनिंग व्हील से क्या कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि इससे उत्पादन घट जाएगा और हम गरीब से गरीब होते जाएंगे। ठीक है, हमें इंडस्ट्री को, बड़े बड़े उद्योगों को मान्यता देनी होगी। निम्नलिखित को इतिहास की मार्क्सवादी अवधारणा या भौतिकवादी अवधारणा के अनुसार उनके सैद्धांतिक क्रम में लगाएं। बहुत ही सिंपल है, आपको बस इसको अच्छे से पढ़ना था, आप इसका आंसर इजीली दे पाते। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, प्रिमिटिव स्टेज आती है। फिर क्या आता है, प्रिमिटिव स्टेज के बाद धीरे धीरे कृषि आ जाती है, जिसमें क्या आता है, सामंतवाद आता है। सामंतवाद के बाद यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले क्या आएगा, ऑप्शन ई। सबसे पहले क्या आता है, सामंतवाद। सामंतवाद आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है, सामंतवाद कन्वर्ट हो जाता है बुर्जुआ वर्ग के शासक में। बुर्जुआ वर्ग आगे पूंजीवाद में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पूंजीवाद से आगे क्या है, पूंजीवाद आगे कन्वर्ट किस में हो जाता है, सर्वहारा की राजनीति। पूंजीवाद को खत्म करके क्या आ जाता है, सर्वहारा। और अंततः भी यहाँ पे दिया है, दैट्स मीन ऑप्शन बी लास्ट में होगा। अंततः सर्वहारा वर्ग स्वयं को समाप्त करता है, सभी वर्ग भेदों और संघर्षों को समाप्त करता हुआ राष्ट्र के रूप में राष्ट्र को समाप्त करता है, यानी साम्यवाद आ जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। 108वें संविधान संशोधन विधेयक 2008 के संदर्भ में सही कथन ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले सेशन में क्वेश्चन पूछा था महिला मताधिकार, महिला रिप्रेजेंटेशन के बारे में, ये महिला आरक्षण के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, लेकिन क्वेश्चन वही है। ये 108वां संशोधन विधेयक था और हाल ही में ये पास हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। इस विधेयक के आने के पश्चात महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण 15 वर्षों तक अस्तित्व में रहेगा। ये बिल्कुल सही है, 15 वर्षों तक रहेगा। यह केवल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सीटों का आरक्षण करता है 1/3। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कुल सीटों की 1/3 सीट केवल विधानसभा में इस समूह की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। SC/ST के लिए कोई भी प्रावधान इसमें नहीं है। ठीक है, आरक्षित सीटों का निर्धारण, आवंटन राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों हेतु क्रमावर्तन द्वारा किया जाएगा। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है कि महिलाओं के लिए जो सीटें हैं वो क्रम में की जाएगी, रिजर्व। तो ऑप्शन इसका A and D इज राइट। व्हाट इज द ट्रू अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया के बारे में कौन सी बातें सही है। ही डिस्कसेस 7 टाइप्स ऑफ रिवोल्यूशन, उन्होंने सप्त क्रांति की बात की, बिल्कुल सही बात है। ही टॉक्स अबाउट पार्टीलेस डेमोक्रेसी, नहीं, ये जयप्रकाश नारायण ने की है, ना कि इन्होंने। ही इज एन ऑथर ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ सोशल पॉलिसी, ये सोशल पॉलिसी के लेखक है, बिल्कुल सही बात है। ही डिड नॉट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 पिलर, इन्होंने 4 पिलर चौखंबा राज्य की बात की है, लेकिन नॉट यहां पे दिया है, तो ये भी गलत है। ही सेड दैट द हिस्ट्री ऑफ द ग्रोथ ऑफ फ्रीडम इज द हिस्ट्री ऑफ द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने जो चक्र की बात की थी, परिवर्तन चक्र की जो इन्होंने बात की थी, उसमें इन्होंने ये बात कही है। दैट्स मीन ऑप्शन बी इज राइट, ACE सही है। नेम ऑफ द कंट्री दैट डज नॉट फॉल विद इन द एशियन टाइगर इकोनॉमी, एशियन टाइगर इकोनॉमी में कौन सा नहीं आता है। और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है नेट के अंदर ही। इसमें साउथ कोरिया भी आता है, सिंगापुर भी आता है, हांगकांग भी आता है, लेकिन बर्मा इसमें नहीं आता है। दैट्स मीन कौन सा नहीं है, बर्मा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए कोपनहेगन सम्मेलन 2009 के अंदर हुआ है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। वन लाइनर में सारे क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से
किन दो देशों की नौसेनाएं मलक्का जल डमरू मध्य में संयुक्त रूप से गश्त लगाती है? ये भारत और यूनाइटेड स्टेट, मलक्का जल डमरू मध्य में। यहां पे ऑथर दिए हैं और उनके सिद्धांत दिए हैं, मैच करना है। एंटोनियो ग्रामशी ने प्रिजन नोटबुक लिखी है जेल में रहते हुए। रॉबर्ट पुटनाम ने बाउलिंग अलोन द कोलैप्स एंड रिवाइवल ऑफ अमेरिकन कम्युनिटी बुक लिखी है। माइकल ऑकशॉट ह्यूमन कंडीशन के ऊपर लिखते हैं और मैक्स वेबर द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। और ये क्वेश्चन ऑप्शन काफी रिपीट यहां पे हुए हैं, ऑप्शन 3 सही है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों को चुनिए। सबसे पहला कथन है, जनसंहार के हथियारों में अन्य के साथ साथ परमाणु विस्फोटक हथियार शामिल है। बिल्कुल सही, लास्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन आया था। जैविक हथियारों को जनसंहार के हथियारों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। गलत, किया गया है। रासायनिक हथियार अभिसमय में जनसंहार के हथियारों को विधि बहिष्कृत किया गया है, विधि बहिष्कृत किया गया है। बिल्कुल सही किया गया है। रासायनिक हथियार अभिसमय 1998 में हुआ, ये सही नहीं है। दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, केवल ए और सी यहां पे सही है। अरेंज द फॉलोइंग डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। इस क्वेश्चन को आप आंख बंद के कोई तुक्का लगा के आ सकते, क्योंकि कोई भी WTO के अध्यक्ष या डायरेक्टर के बारे में कौन पढ़ेगा, ये समझ से बाहर है। तो ऐसे क्वेश्चन 3-4 ही क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आप ड्रॉप तो क्या करना, नेगेटिव नहीं है तो आप तुक्का यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसका जो क्रोनोलॉजी है वो ऑप्शन ए है, इसको आपने देख लेना। फाइंड आउट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट स्कॉलर ऑन पार्टी सिस्टम। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि पार्टी सिस्टम के बारे में जो थिंकर्स है उन्होंने, किस स्कॉलर ने क्या डेफिनेशन दी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, ए एंड सी। मॉडर्न डेमोक्रेसी इज अ पार्टी डेमोक्रेसी, ये किसने कहा है, कार्ट्स ने। पार्टीज आर द कोर इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये कहा है मार्टिन लिपसेट ने। क्वेश्चन नंबर 137 बुक्स दी है और उनके ऑथर दिए हैं। द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी अतुल कोहली की किताब है और कई बार रिपीट हुई है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स रजनी कोठारी। तभी मैं कहता हूं आपको इन थिंकर्स को कम से कम पढ़ना पड़ेगा। आप क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन पर इस PDF को देख सकते हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया 1947 to 1991, ये किताब लिखी है CP भांबरी ने। और द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया, नीरजा गोपाल जायल और भानु प्रताप मेहता ने ये किताब लिखी है और ये किताब आपको पढ़नी ही चाहिए अगर आप रिसर्च कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द एरिना ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज के बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। आइडल टाइप ब्यूरोक्रेसी वाज फॉर्मुलेटेड बाय मैक्स वेबर, बिल्कुल सही बात है। आइडल टाइप ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर ने सिद्धांत दिया है ब्यूरोक्रेसी का। फ्रेडरिक टेलर इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, बिल्कुल सही है। हेनरी फ्योल इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, गलत बात है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के जो पिता है वो एल्टन मेयो माने जाते हैं, ना कि हेनरी फ्योल। द हावरथॉर्न एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विद ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, नहीं, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से जुड़े हैं, ना कि ब्यूरोक्रेसी से। तो ऑप्शन 3 इसका सही है, केवल ए और बी। क्वेश्चन नंबर 139, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर करेक्ट अबाउट डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के बारे में कौन सी ऑब्जर्वेशन सही है वो आपको बतानी है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी डिस्क्राइब अ नॉर्मेटिव आइडल इन विच फ्री एंड इक्वल सिटीजन
पब्लिकली एक्सचेंज रीजन विद वन अनदर। ठीक है, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, परिचर्चात्मक डेमोक्रेसी है, परिचर्चा की जाती है, एक दूसरे के थॉट क्या है शेयर किए जाते हैं एक दूसरे के साथ। दे डू विद अ व्यू टू रीचिंग अ कंसेंसस अबाउट सम इशू और पॉलिसी अबाउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द सिस्टम एज होल। यानी सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें सॉल्व करने के लिए एक दूसरे के साथ ये सहमति स्थापित करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही है। द सेंट्रल क्लेम इज दैट पॉलिटिकल डिसीजन और सिस्टम इज लेजिटिमेट इवन इफ इट कैन नॉट कमांड फ्री एंड रीजन एग्रीमेंट अमंग इक्वल। अब देखिए यहाँ पे कैन नॉट, यहाँ पे नेगेटिव बात की जा रही है। ये जरूरी है, लेजिटिमेट तभी माना जाएगा जब लोगों की डिमांड के अनुकूल और कमांड के तहत ये होगा। तो यहाँ पे कैन नॉट की बात की जा रही है, तो ये गलत है। क्लियरली दिस इज अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शन विच कंटेम्पररी पॉलिटिकल लाइफ विद partisan rivalries and messy compromises often conforms to। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, इसका आंसर है ABE। ABE ई का है यहाँ पे। अंडरलाइंग द डेलिब्रेटिव आइडियल्स इज अ पावरफुल मॉरल इंस्टीट्यूशन अबाउट द नेचर ऑफ ट्रूली डेमोक्रेटिक एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 140, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। नंबर 1, conflict in society and politics is inevitable। यानी सोसाइटी के अंदर जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो अपरिहार्य है और होके रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। तो बिल्कुल सही बात है। रियलिज्म के अनुसार सोसाइटी में और पॉलिटिक्स में कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इज इनएविटेबल, वो अपरिहार्य है, उसे कोई नहीं रोक सकता है, कन्फ्लिक्ट होके रहेंगे, रियलिज्म के अनुसार सही है। द यूजेज ऑफ वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच वायलेंस। तो ये भी सही है कि द यूजेज ऑफ वायलेंस, कि आप वायलेंस के द्वारा इन कन्फ्लिक्ट को खत्म नहीं कर सकते हैं। अगला है नॉन वायलेंट एक्शन कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 मेथड, प्रोटेस्ट एंड पर्सुएशन, नॉन कोऑपरेशन एंड नॉन वायलेंट इंटरवेंशन। बिल्कुल सही बात है ये भी। यूज ऑफ नॉन वायलेंट मेथड इज गारंटी ऑफ सक्सेस। तो नॉन वायलेंट मेथड का मतलब है जैसे आप वार्ताओं के द्वारा, संधि के द्वारा अगर आप कोशिश करोगे तो ये पॉसिबल है। गारंटी यहाँ पे दी जा रही है, तो गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं दी जा सकती है, फिर भी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। दैट्स मीन डी यहाँ पे गलत है, बाकी ABC इज राइट। ABC इज राइट, ऑप्शन 4। अब इससे नीचे जो है आपके 10 क्वेश्चन पैराग्राफ से रिलेटेड है। 2 पैराग्राफ आपसे पूछे गए हैं। पैराग्राफ इजी है और पैराग्राफ को कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर हम पैराग्राफ को कैसे समझे, कैसे उसको सॉल्व करें, उसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं। इसके आंसर आपको मिल जाएंगे, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको बैठ के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कॉन्सेप्चुअल कोर्स 2024 जून 2024 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी 50% ऑफ एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप आज ही ज्वाइन करें और आने वाले टाइम में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। थैंक यू।